आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्कूल एग्ज़ाम प्लस ऑफिशियल चैनल पर। यहाँ पर हम आपको रीट एग्ज़ाम की तैयारी करने में 100% नींव के पत्थर साबित होने वाले वन लाइनर क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे, जिसका माध्यम और आधार रहेगा वो RBSE राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की सभी सामाजिक विज्ञान की पुस्तकें होगी। उसका सार संग्रह विभिन्न अध्याय के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा। उसमें संस्करण 2012 का, संस्करण 2016 का व संस्करण 2021 के नए सिलेबस का सार संग्रह वन लाइनर क्वेश्चंस के रूप में अपने YouTube चैनल स्कूल एग्ज़ाम प्लस ऑफिशियल पर आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः आप सबसे निवेदन है कि आप सभी वीडियोस को देखें और उसे कंठस्थ करें। प्रत्येक वीडियो एक बुक से संबंधित होगा। उस बुक में 3300 से 5000 तक प्रश्नों का समावेश होगा प्रत्येक वीडियो में। हम यहाँ पर कक्षा 6 से लगा के 12 तक के सामाजिक विज्ञान पुस्तक की 2012 का संस्करण, 2016 का संस्करण व 2021 का संस्करण प्रत्येक के एक एक वीडियो बना करके अलग अलग वीडियोस उपलब्ध करवाएंगे, जिसमें कक्षा 6 से 10 तक की सभी पुस्तकें होगी। उसके बाद कक्षा 11वीं व 12वीं प्रत्येक संस्करण के 3-3 विषयों की प्रत्येक के 3 अर्थात कुल 9 यानी कि 3 विषय लेंगे, इतिहास, भूगोल और राजनीतिक विज्ञान। तो इतिहास के तीनों संस्करण आ जाएंगे 12, 16 और 21, भूगोल के भी 3 और राजनीतिक के भी 3। तो इस तरह कहने का अर्थ यह है कि 11वीं कक्षा के कुल 9 वीडियो बनेंगे और 12वीं के भी कुल 9 वीडियो बनेंगे। इस तरह कुल वीडियो 33 होते हैं मात्र। इसके बाद हम कक्षा 11वीं और 12वीं के मनोविज्ञान के भी वीडियो उपलब्ध करवाएंगे। अगर आप इन सब वीडियो को अच्छी तरह से देख या सुनकर याद कर लेते हैं तो आपको सामाजिक विज्ञान पार्ट जो आपके रीट में 60 प्रश्न आते हैं उसमें से 50+ प्रश्न आपके हंसते हंसते हल हो जाएंगे। उसके बाद आप अधिकतर समय आपके पास बचेगा, उस समय को आप मनोविज्ञान में, हिंदी में या संस्कृत में लगा करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर पाओगे। इस आशा के साथ मैं इस वीडियो को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये सभी RBSE पुस्तकों का सार संग्रह विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में काम भी आता है, जिसमें रीट लेवल फर्स्ट हो गई, रीट लेवल सेकंड हो गई, पटवार, पुलिस, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज व्याख्याता, कृषि प्रवेशक, वन विभाग, रेलवे, RS, IAS, प्री और UPSC ऑल लेवल एग्ज़ाम में यह जो RBSE की बुक का सार संग्रह है वो काम आता है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने यह कदम उठाया है और इसका लाभ अधिक से अधिक आपको प्राप्त होगा। इसके लिए आप नियमित वीडियोस देखें और अपना भविष्य उज्जवल बनावें। इसी के साथ मैं आज कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान पुस्तक की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें कुल 120 पाठ है। प्रत्येक पाठ के अलग अलग प्रश्न बना हुए हैं और फिर अगला पाठ के भी अगले प्रश्न बनाए हुए। तो पहला पाठ आता है हमारा भारत। अराकोन पर्वतमाला और रखाइन पर्वतमाला की पहाड़ियाँ भारत के किस दिशा में हैं? उत्तर पूर्व में। बंगाल की खाड़ी भारत के किस दिशा में है? पूर्व में। बंगाल की खाड़ी है जो भारत के किस दिशा में है? पूर्व में। अरब सागर भारत के किस दिशा में है? पश्चिम में। मन्नार की खाड़ी भारत के किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में। भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है। विदेशी मानव किन दर्रों से भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुँचे? खैबर व बेलन के दर्रों से। पूर्वोत्तर के दर्रों से किस रास्ते से विदेशी मानव उत्तर पूर्व भारत में म्यांमार के श्याम पठार से आए थे? भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश
भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत का देशांतरीय अंतर लगभग कितना है? तो देशांतरीय अंतर है वो 29 डिग्री है। भारत के पश्चिम से पूर्व सिरे के मध्य समय का अंतर कितना है? 2 घंटे का है। किस पूर्वी देशांतर रेखा से भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से। किस स्थान से भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है? इलाहाबाद प्रयागराज के नैनी कस्बे से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। क्षेत्रफल, देश का क्षेत्रफल कितना है? 32.9 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.47% है। भारत का जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक विस्तार 3214 किलोमीटर है तथा अरुणाचल से गुजरात तक 2933 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। राजस्थान का 29वां राज्य तेलंगाना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से विभाजित होकर के बना है। भारत को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? 6 भौतिक भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पे आता है हिमालय पर्वत, उत्तर में कश्मीर से पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक। फिर दूसरे नंबर आता है उत्तर का विशाल मैदान, सिंधु से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में ये फैला हुआ है। तीसरे नंबर हमारा जो मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल आता है। चौथे नंबर प्रायद्वीपीय पठार आता है और 5वें नंबर तटीय मैदान आते हैं। 6ठे नंबर द्वीप समूह आता है। विश्व की सबसे ऊंची व नवीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की लंबाई 2500 किलोमीटर है। बर्फ का घर किसे कहा जाता है? हिमालय को। हिमालय श्रेणियों का विस्तार दक्षिण में कहाँ तक है? तो पटकोई व नागा की पहाड़ियों तक। वर्ष भर बहने वाली नदियाँ क्या कहलाती हैं? सदा निरा नदियाँ कहलाती है। भारत का अन्न भंडार किस प्रदेश को कहा गया है? तो गंगा का मैदान है, इसको भारत का अन्न भंडार कहा गया है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी के मैदान क्या कहलाते हैं? बागर। नवीन जलोढ़ मिट्टी के मैदान क्या कहलाते हैं? खादर। भारत के प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। दक्षिणी भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। दक्षिण के पठार में खनिज संपदा की दृष्टि से संपन्न पठार कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। प्रायद्वीपीय पठार का निरंतर अपरदन व निक्षेपण किस नदियों से हुआ है? तो वो हुआ है कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी और महानदी के द्वारा। देश की अधिकांश जनजातीय आबादी कहाँ निवास करती है? सतपुड़ा, विंध्याचल, नीलगिरी, सह्याद्री व छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्रों में निवास करती है। बंगाल की खाड़ी में स्थित 247 द्वीपों का समूह क्या कहलाता है? अंडमान निकोबार द्वीप कहलाता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? बेहरन द्वीप अंडमान में है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? निकोबार द्वीप में। पर्यटन की दृष्टि से भारत का कौन सा द्वीप प्रसिद्ध है? लक्षद्वीप। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कितनी भाषाएं हैं? तो 122 भाषाएं व 234 मातृभाषाएं हैं। भारत की कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? 22 भाषाओं को अनुच्छेद 351 के तहत। नेक्स्ट पार्ट आता है राजस्थान एक सामान्य परिचय। स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें व ठिकानों में बंटा हुआ था? तो 19 रियासतों, 3 ठिकानों व 1 केंद्र शासित प्रदेश में बंटा हुआ था, जिसमें 3 ठिकाने लावा, कुशलगढ़ और निमराना था। राजस्थान का एकीकरण कब शुरू हुआ और कब पूर्ण हुआ? 18 मार्च 1948 से शुरू होकर के 1 नवंबर 1956 को ये पूरा होता है, जिसमें 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगता है। राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पहला, दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश
तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। थार के मरुस्थल का राज्य में विस्तार कितना है? 12 जिले इसमें आते हैं और लगभग 61% क्षेत्रफल भी ये थार का मरुस्थल फैला हुआ है। इसमें बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जालोर, पाली, नागौर, चूरू, झुंझुनू व सीकर जिले आते हैं। राज्य की कितनी जनसंख्या थार के मरुस्थल में निवास करती है? लगभग 40% जनसंख्या। भारतीय महामरुस्थल क्षेत्र में कौन से जिले आते हैं? बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जिले आते हैं। राजस्थान का राज्य पुष्प किसे माना गया? रोहिड़े को। ये रोहिड़े का वृक्ष है जिसमें बहुत अच्छे फूल लगे हुए हैं। इसका वैज्ञानिक नाम टिकुमेला अंडुलेटा है। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। राज्य में अरावली का विस्तार है 9%। गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से दिल्ली तक अरावली की कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान में 550 किलोमीटर लंबाई पड़ती है। मरुस्थल में पाए जाने वाली प्रमुख घासें कौन सी है? सेवण, गामण व करड़ हैं। राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? अरावली पर्वतमाला को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंची है। इस चोटी पर भगवान दत्तात्रेय का मंदिर भी बना हुआ है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान है? तो 23% भाग पर मैदान है। बीड़ डोग या उत्खात भूमि क्षेत्र किसके द्वारा निर्मित है? तो संबल नदी के द्वारा निर्मित है। राजस्थान की मैदानी उपजाऊ भाग में राज्य की कुल कितनी जनसंख्या निवास करती है? लगभग 40% जनसंख्या मैदानी भाग में भी निवास करती है। उधर 61% भाग में थार के मरुस्थल में 40% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ 23% मैदानी भागों में भी 40% जनसंख्या निवास करती है। सप्पन का मैदान कहाँ पर है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में माही नदी व उसकी सहायक नदियों के आसपास का क्षेत्र सप्पन का मैदान कहलाता है। राजस्थान के पूर्वी मैदान को कौन सी नदियाँ पोषित करती हैं? संबल, माही, बनास, बाणगंगा व कांतली नदियाँ पोषित करती है पूर्वी मैदान को। राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार स्थित हैं? 7% पर। राज्य के प्रमुख पठार कौन से हैं? उड़िया का पठार, आबू का पठार, भोरट का पठार, मैसा का पठार, ऊपरमाल का पठार और लसाड़िया का पठार। राजस्थान में कितने प्रकार की जलवायु परिस्थितियाँ पाई जाती है? तो कुल 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। उसमें शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु, उप आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु व अति आर्द्र जलवायु पाई जाती हैं। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा है वो 57.51% होती हैं। राजस्थान में कितने प्रकार की जलवायु या ऋतुएं पाई जाती हैं? तो जलवायु 5 प्रकार की ऋतुएं हैं जो 3 प्रकार की पाई जाती हैं। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तेज गर्म हवाएं किस नाम से जानी जाती है? लू। राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? माउंट आबू। राजस्थान में अधिक वर्षा किस मानसून की शाखा से होती है? तो बंगाल की खाड़ी से राजस्थान में वर्षा है वो सर्वाधिक प्राप्त होती है। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? झालावाड़ जिले में लगभग 100 सेंटीमीटर। राज्य के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? जैसलमेर जिले में लगभग 10 सेंटीमीटर। राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू लगभग 150 सेंटीमीटर। राज्य में हिमालय की ओर से आने वाली ठंडी हवाएं क्या कहलाती है? शीत लहर कहलाती है। नेक्स्ट पार्ट आता है जल संसाधन। 2 अपवास क्षेत्रों के बीच की नम भूमि जो वर्षा जल को अलग अलग प्रवाहित करती हैं क्या कहलाती है? जल विभाजक रेखा कहलाती है। ऐसी छोटी नदियाँ जो अपने जल को आगे किसी बड़ी नदियों में मिलाती हैं वो क्या कहलाती हैं? सहायक नदियाँ कहलाती हैं। सरस्वती अपना जल कहाँ गिराती है? गुजरात के भरूच नामक स्थान से अरब सागर में गिराती है। किस नदी को वैदिक संस्कृति का पोषक कहा जाता है? सरस्वती नदी को। राज्य की कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी तंत्र का हिस्सा है? संबल नदी, काली सिंध नदी, पार्वती नदी, बनास व बेडस नदी।
राज्य की कौन सी नदियां अरब सागरीय नदी तंत्र का हिस्सा है? माही, लूणी, साबरमती, पश्चिमी बनास आदि। फिर नदियों की एक सारणी। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, जिसमें संबल व उसकी सहायक नदियां बनास, बेड़स, कोठारी, खारी, गंभीर व बाणगंगा है। अरब सागर में गिरने वाली नदियां, इसमें भी दो पहाड़ बनाए हुए हैं। एक है कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली, दूसरी है खंभात की खाड़ी में गिरने वाली। तो कच्छ की खाड़ी में गिरती है लूणी व पश्चिमी बनास, जबकि खंभात की खाड़ी में गिरती है माही, सोम, साबरमती व जाखम। आंतरिक जल प्रवाह वाली नदियां घगर, साबी, कांतली, काकनी या मसूरदी, द्रव्यवती, मेंथा, रूपारेल और रूपनगढ़ नाला। कौन सी नदियां राज्य में आंतरिक अपवाह तंत्र का निर्माण करती है? घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल, मेंढा आदि। राजस्थान की सबसे लंबी व एकमात्र सदा नीरा नदी कौन सी है? संबल। राजस्थान की औद्योगिक नगरी कोटा किसके किनारे स्थित है? चंबल के किनारे। संबल की सहायक नदी कौन सी है? तो संबल की सहायक नदी बनास, बेड़स, कोठारी, काली सिंध व पार्वती है। यहाँ ये जो संबल नदी का एक रेखा चित्र दिया गया है, तो संबल नदी है जो जनापाव की पहाड़ी महू मध्य प्रदेश से निकलती है और इसमें आकर के ये काली सिंध मिलती है और काली सिंध के सहायक ये आहू आती हैं और एक परवन नदी भी ये आती हैं और एक चंद्रभागा नदी, ये जो काली सिंध की सहायक है और ये जाकर के नैनोरा नामक स्थान कोटा में पड़ता है, वहाँ जाकर के मिल जाती है। फिर एक नदी और आती है, उसका नाम पार्वती है। ये सीहोर मध्य प्रदेश से निकलती है और कोटा में ये जाकर के मिल जाती है चंबल नदी में। और एक सीप नदी भी निकलती है और एक उधर से बनास नदी आती है और संबल, बनास व सीप का जो त्रिवेणी संगम बनता है वो रामेश्वर सवाई माधोपुर में बनता है। फिर अंततः ये नदी चंबल में जाके नहीं, यमुना में जाके ये संबल नदी गिर जाती है। इस पे 4 बांध बने हुए संबल नदी पे। मध्य प्रदेश में है वो गांधी सागर बांध बना हुआ है और चित्तौड़ में राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है और कोटा में कोटा बैराज व एक और बांध बना हुआ है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर बांध यह जो संबल नदी पर रावतभाटा में, ज्वार सागर बांध चंबल नदी पर कोटा में और कोटा बैराज भी चंबल नदी पर कोटा में बना हुआ है। बीसलपुर बांध बना हुआ है वो बनास नदी पर टोंक जिले में बना हुआ है। हरिश्चंद्र बांध जो काली सिंध नदी पर कोटा में बना हुआ है। और गागरोन दुर्ग है जो काली सिंध व आहू नदियों का जो संगम पड़ता है वहाँ पर बनी हुई है। गागरोनगढ़ का दुर्ग झालावाड़ में। और शेरगढ़ का दुर्ग है वो परवन नदी के किनारे पड़ता है, बारां जिले में पड़ता है। ये त्रिवेणी संगम जो संबल, बनास और सीप का बनता है वो रामेश्वर सवाई माधोपुर में बनता है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो बनास नदी है। राज्य की अपवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बनास। बनास, बेड़स व मैनाल का संगम क्या कहलाता है? तो बनास, बेड़स व मैनाल का संगम है वो त्रिवेणी बिगोद भीलवाड़ा। बनास, बेड़स व मैनाल का संगम क्या कहलाता है? तो त्रिवेणी संगम बिगोद भीलवाड़ा में ये पड़ता है। बनास की लंबाई कितनी है? तो बनास की लंबाई 480 किलोमीटर है। बनास की सहायक नदियां कौन सी है? कोठारी, गंभीरी, खारी व मोरेल है। ये बनास नदी का रेखा चित्र है। बनास नदी है जो खमनौर की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती है और इसमें आकर के गोगुंदा की पहाड़ियों से एक निकलती है, उदयपुर से बेड़स नदी, और उधर से एक नदी आती है मैनाल नदी। तो ये मैनाल, बेड़स और बनास का संगम होता है बिगोद भीलवाड़ा में। और बेड़स की सहायक नदी है ये गंभीरी है
जो जावर मध्य प्रदेश से निकलती हैं और निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ से ये राजस्थान में प्रवेश करती हैं। गंभीरी नदी जो बेड़स की सहायक नदी है, और ऊपर से जो देवर राजसमंद से एक आती हैं कोठारी नदी, वो भी भीलवाड़ा में आकर के बनास में मिल जाती हैं। फिर मानसी और खारी नदी भी बिजनौर की पहाड़ियाँ राजसमंद से आती हैं, और जो देवली टोंक में ये मिल जाती हैं, और एक डाई नदी भी इसमें आके मिलती है। और ढूंढ व मोरेल नदी है, ये भी जयपुर से दोनों आती हैं। अचरोल से ढूंढ आती हैं, जबकि सैनपुरा से मोरेल आती हैं, ये भी आकर के इसमें मिल जाती हैं बनास में। और बनास अंततः चंबल में मिल जाती है, रामेश्वर सवाई माधोपुर के पास, और संबल अंततः यमुना में मिल जाती है। इस तरह ये नदी का क्रम रहता है। उदय सागर झील किस नदी पर है? बेड़स नदी पर है, उदयपुर में। उदय सागर झील से पहले बेड़स नदी का नाम आहड़ नदी रहता है, और उदय सागर झील के बाद में इसका नाम बेड़स हो जाता है। त्रिवेणी संगम कहाँ बनता है? तो बनास, बेड़स और मैनाल का मांडलगढ़ भीलवाड़ा में ये बनता है। मेजा बांध किस नदी पर है? तो मेजा बांध कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में है। एक और है जो मेज नदी है, जो संबल की सहायक नदी है, लेकिन मेज नदी पर मेजा बांध नहीं बना हुआ है। मेजा बांध कोठारी नदी पे भीलवाड़ा में बना हुआ है, ये बात ध्यान रखना। बिसलपुर बांध बनास नदी पर बना हुआ है, टोंक में है। और मोरेल बांध है जो मोरेल नदी पर सवाई माधोपुर में बना हुआ है। मोरेल बांध है वो मोरेल नदी पे है, सवाई माधोपुर में बना हुआ है। लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो अजमेर में गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती व सागरमती के मिलन से होता है। लूणी का जल किस स्थान पर जाकर खारा हो जाता है? बालोतरा पे जाके ये पानी खारा हो जाता है। लूणी की सहायक नदियाँ कौन सी है? जोजरी, बांडी, ज्वाई, मीठड़ी, खारी, सुकड़ी, सागी व गुइया है। माही नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरोरू नामक स्थान से होता है। माही की सहायक नदियाँ कौन सी है? तो माही की सहायक नदियाँ है वो सोम व जाखम है। माही नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो माही नदी पर माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। यह है जो लूणी नदी का तंत्र बताया गया है। इसमें लूणी नदी जो नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है, और इसके ऊपर से जो एक नदी आती है वो आती है नागौर के पोंडलू गांव से, जोजड़ी उसका नाम है। फिर नीचे की तरफ से ये नदियाँ आती है, उसमें मीठड़ी और बांडी और सुगड़ी नदी है जो समदड़ी बाड़मेर में मिलती है आकर के। मीठड़ी नदी एक और है जो नगला बाड़मेर में मिलती है। उसके बाद ज्वाई नदी भी एक आती हैं जो पाली से निकलती हैं। खारी शेरगढ़ सिरोही से निकलती हैं, और इसकी सुकड़ी नदी बन करके आगे गुढ़ा बाड़मेर में मिल जाती है। सागी नदी एक जो जालोर से निकलती है वो भी आकर के लूणी में मिलती है, और अंततः लूणी है जो कच्छ के रण में जाकर के मिल जाती है। लूणी नदी पर बांध बने हुए हैं। जसवंत सागर बांध लूणी नदी पे जोधपुर में बना हुआ है। ज्वाई बांध है वो ज्वाई नदी पर पाली में बना हुआ है, और बांकली बांध सुकड़ी नदी पर जालोर में बना हुआ है। फिर यह है जो माही नदी का तंत्र है। माही नदी है जो मध्य प्रदेश के अमरोरू धार मध्य प्रदेश से निकलती है, और खांदू गांव बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है, और इसकी सहायक नदी ये इरू मिलती है, और सोम व जाखम उधर से मिलती है। सोम है जो बिसा मेड़ा की पहाड़ियाँ ऋषभदेव उदयपुर से आती है, और जाखम है जो सोटी सांदड़ी भंवर माता की पहाड़ी प्रतापगढ़ से आती है, और ये वेणेश्वर डूंगरपुर में संगम बनाती है। और गलियाकोट डूंगरपुर में इसमें मोरेन नदी आकर के एक मिलती है। मोरेन
और एक साब नदी आकर के इसमें मिलती है जो बांसवाड़ा से निकलती है, कालीजरा से, और अनास नदी है जो भी गुजरात से आती है, अम्बेर गुजरात से, और मोलीला खेड़ा बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है, और अंततः ये नदी पंचमहल गुजरात की तरफ प्रवेश करती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। माही बजाज सागर बांध माही नदी पर है बांसवाड़ा में। कढ़ाना बांध माही नदी पर है पंचमहल गुजरात में। सोम कागदर बांध है जो सोम नदी पर बना हुआ है उदयपुर में। सोम कमला अंबा बांध है जो सोम नदी पर बना हुआ है डूंगरपुर में। त्रिवेणी संगम सोम माई जाखम का बनता है डूंगरपुर में। जाखम बांध है वो जाखम नदी पर प्रतापगढ़ में बना हुआ है। बाणगंगा नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? बेरठ की पहाड़ियां जयपुर से। कौन सी नदी भरतपुर में घन्ना पक्षी विहार में नम भूमि का निर्माण करती है? तो वो बाणगंगा। बाणगंगा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अर्जुन की गंगा के नाम से जाना जाता है। घग्गर का उद्गम कहाँ से माना जाता है? तो घग्गर का उद्गम है वो शिवालिका की पहाड़ियों से माना जाता है। राज्य की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राज्य की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है वो घग्गर नदी है। नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। सिंचाई के उद्देश्य से जल बहाव की दिशा को परिवर्तन करने के लिए जल स्रोत में बनाए गए बांध क्या कहलाते हैं? बैराज। किसी मुख्य नहर का वो हिस्सा जहां से पानी का उपयोग नहीं किया जाता है वो क्या कहलाता है? फीडर कहलाता है। संबल बहुउद्देशीय परियोजना किन राज्यों के मध्य संचालित है? तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य है जो संबल बहुउद्देशीय परियोजना है। संबल बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत कितने बांध आते हैं? 4 बांध आते हैं। गांधी सागर बांध मंदसौर मध्य प्रदेश में आता है। संबल बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत राज्य में कौन से बांधों का निर्माण करवाया गया है? तो राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में, कोटा बैराज व जवाहर सागर बांध है वो कोटा में बनाए गए हैं। माही बजाज सागर परियोजना कहाँ संचालित है? बांसवाड़ा में। माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों के मध्य संचालित है? राजस्थान व गुजरात। बिशलपुर परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो टोंक के टोड़ा रासिंग नगर के बिशलपुर गांव में है जो बिशलपुर परियोजना बनाई गई है। सरदार सरोवर परियोजना किन राज्यों के बीच में संचालित है? तो सरदार सरोवर परियोजना राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश के मध्य संचालित है। सरदार सरोवर परियोजना से किस नदी में पेयजल सिंचाई का उपयोग किया जाता है? तो इसमें सरदार सरोवर परियोजना में नर्मदा नदी का पानी है जो पेयजल व सिंचाई में उपयोग लाया जाता है। सोम कमला अंबा परियोजना कहाँ संचालित है? डूंगरपुर में। मानसी वांकल परियोजना कहाँ संचालित है? उदयपुर में। ज्वाई परियोजना कहाँ संचालित है? पाली में। जाखम परियोजना कहाँ संचालित है? प्रतापगढ़ में। गंगा नहर का निर्माण कब हुआ? सतलज नदी पर फिरोजपुर हेडवर्क्स नामक स्थान से 1927 से निर्माण शुरू हुआ था। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का सुझाव किसने दिया? कुंवर सिंह सेन ने दिया। हरि के बैरोज का निर्माण कब शुरू हुआ? तो हरि के बैरोज का निर्माण 1952 में शुरू हुआ। हरि के बैरोज से हनुमानगढ़ के मसीतावली हेड तक इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई 204 किलोमीटर है। इंदिरा गांधी नहर का अंतिम स्थान है जो बाड़मेर के गडरा रोड है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना अन्य किस नाम से जानी जाती है? तो मरु गंगा के नाम से जानी जाती है। भरतपुर नहर का निर्माण किस नहर से किया गया है? भरतपुर नहर का निर्माण है जो आगरा की यमुना नहर से किया गया है। जयसमंद झील का निर्माण किस नदी पर हुआ है? गोमती नदी पर। जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? जयसमंद झील का निर्माण है वो जय सिंह ने 1687 से 91 के मध्य करवाया था अकाल राहत कार्य के दौरान। मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? जयसमंद झील उदयपुर की। सीकलवास नहर का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा फतेह सिंह ने। नेक्स्ट पार्ट आता है भूमि संसाधन व कृषि। विश्व के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भाग पर कृषि होती है? 11%। धरातल पर पाए जाने वाले असंगठित चट्टानों का ह्यूमस
मिश्रित रूप क्या कहलाता है? मिट्टी कहलाती है। राजस्थान की मिट्टी को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो भूरी मृदा, सिरोजम मृदा, लाल मृदा, लवणीय मृदा, लाल दोमट मृदा, पहाड़ी मृदा, बलुई मृदा, जलोढ़ मृदा, कुल 8 प्रकार से बांटा गया है राजस्थान की मिट्टियों को। राजस्थान की अर्थव्यवस्था कैसी है? कृषि प्रधान है। किसानों के द्वारा अपने परिवार के भरण पोषण हेतु कौन सी कृषि की जाती है? तो वो निर्वाह कृषि की जाती है। राजस्थान में स्थानांतरण कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वालरा कृषि के नाम से। राजस्थान में जो वालरा कृषि कहते हैं, स्थानांतरण कृषि को उत्तर पूर्वी भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। किसानों के द्वारा छोटे भूखंड पर एक ही समय में एक से अधिक फसलों को उगाना क्या कहलाता है? गहन निर्वहन कृषि कहलाता है। फसल व पशु उत्पादों को बाजार में बेचना क्या कहलाता है? व्यापारिक कृषि कहलाती है। वाणिज्यिक व्यापारिक कृषि कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। वाणिज्यिक फसल उत्पादन और मिश्रित कृषि व बागवानी कृषि। दलहन फसलों में कौन सी फसल शामिल है? दलहन फसलों में चना, उड़द, मूंग व अरहर आदि। तिलहन फसलों में कौन सी फसलें शामिल है? सरसों, तिल, मूंगफली, सूरजमुखी, ग्वार आदि। वाणिज्यिक फसलों में कौन कौन सी फसलें शामिल है? गन्ना, कपास, चाय, तंबाकू, कहवा आदि। राजस्थान में मुख्यतः कितनी ऋतुएं पाई जाती है? 3। खरीफ की फसलों में कौन कौन सी फसलें शामिल है? तो बाजरा, मक्का, ज्वार, मूंगफली और चावल इत्यादि। रबी की फसलों में कौन कौन सी शामिल है? गेहूं, जौ, चना, सरसों। जायद की फसलों में कौन कौन शामिल है? खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, मदिरा आदि। भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में। गेहूं उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। भारत का सर्वाधिक बाजरा उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में। विश्व में सबसे अधिक बोया जाने वाला अन्न कौन सा है? चावल। राजस्थान में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है हनुमानगढ़ में। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। राजस्थान में सर्वाधिक चने का उत्पादन होता है हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर में। सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? शेवर भरतपुर में। भारत का सर्वाधिक सरसों का उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में। राजस्थान में सर्वाधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है? श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ में। राजस्थान का आधुनिक व मशीनीकृत कृषि फार्म कहाँ पर स्थित है? सूरतगढ़ में। राज्य का एकमात्र यांत्रिक कृषि फार्म कहाँ पर स्थित है? जैतसर में। खनिज और ऊर्जा संसाधन। वह खनिज जिसमें मूल रूप से धातु होती है वह क्या कहलाते हैं? धात्विक खनिज। खनिज कितने प्रकार के होते हैं? धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज व ऊर्जा खनिज 3 प्रकार के होते हैं। कौन से खनिज धात्विक होते हैं? जिसमें लोहे की मात्रा होती है या फिर धातु के रूप में होते हैं, जिसमें लोहा, सोना, चांदी, तांबा, मैग्नीज, सीसा आदि। धात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। लौह धातु, अलोह धातु। कौन से खनिज अधात्विक खनिज की श्रेणी में आते हैं? राख फास्फेट, सुन्ना पत्थर, संगमरमर, जिप्सम, ग्रेनाइट आदि। कौन से खनिज ऊर्जा खनिज की श्रेणी में आते हैं? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, थोरियम आदि। खनिज निष्कर्षण की विधियां 3 हैं। खनिज जब धरती के ऊपरी परत पर ही मिल जाए तो उस प्रक्रिया को खनन कहते हैं। जब खनिज के लिए कुएं का प्रयोग किया जाता है तो कूप के खनन किया होता है। जब खनिज प्राप्त करने के लिए पृथ्वी के अंदर अत्यधिक गहराई से खनन करना पड़े तो उसको प्रवेदन खनन कहते हैं। मिट्टी की सतह पर ही प्राप्त होने वाले खनिज को कौन सी विधि के नाम से जाना जाता है? तो आखनन के नाम से जाना जाता है। वे वस्तुएं जो मनुष्य की किसी आवश्यकता को पूरा करती हो संसाधन कहलाते हैं। खनिजों का अजायब घर किसे कहा जाता है? राजस्थान को। राजस्थान को है जो खनिजों का अजायब घर कहते हैं। ताजमहल के निर्माण में कहाँ के संगमरमर का प्रयोग किया गया है?
तो मकराना नागौर का। भारत में सर्वाधिक खनिज उत्पादन कहाँ पर होता है? झारखंड में। ऐसा ऊर्जा संसाधन जिन्हें मनुष्य प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों में बार बार बना सकता है क्या कहलाता है? नवीनीकरण। ऐसे ऊर्जा संसाधन जिन्हें मानव अपने जीवन काल में दोबारा नहीं बना सकता है क्या कहलाते हैं? अनवीनीकरण संसाधन। ऐसे ऊर्जा संसाधन जिसका प्रयोग हम प्राचीन काल से करते आ रहे हैं वो है पारंपरिक संसाधन। ऐसे ऊर्जा संसाधन जिसका विकास पिछले कुछ दशकों में हुआ है या वर्तमान में जिसका विकास किया जा रहा है क्या कहलाते हैं? गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन। कोयले कितने प्रकार के हैं? कोयले 4 प्रकार के हैं। सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा है? एंथ्रेसाइट। राजस्थान में कोयले का कौन सा रूप सबसे उत्तम मिलता है? लिग्नाइट। देश में सर्वोत्तम किस्म का लिग्नाइट कहाँ मिलता है? राजस्थान में। राजस्थान में सर्वोत्तम किस्म का लिग्नाइट कहाँ से प्राप्त होता है? बरसिंहसर या पलाना बीकानेर, गिरल जालिपा व कपुरुडी बाड़मेर में। सरस्वती व मंगला तेल क्षेत्र कहाँ पर हैं? बाड़मेर में। जैसलमेर के प्रमुख तेल क्षेत्र कौन से हैं? गोटारू, तनोट और मनिहारी टिब्बा। भारत में सर्वप्रथम तेल क्षेत्र कहाँ पर खोज हुई? तो वो असम में हुई। राज्य के किस जिलों में पवन शक्तियों की प्रबल संभावना है? जैसलमेर और प्रतापगढ़। राजस्थान के कौन से अणु खनिज मिलता है? थोरियम। राजस्थान के प्रमुख ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? रावतभाटा में। खनिज का कच्चा रूप क्या कहलाता है? अश्क। थोड़ा पानी पी लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है औद्योगिक परिदृश्य। वे सभी क्रियाकलाप जो मानव अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, धन प्राप्त करने के उद्देश्य से करता है क्या कहलाते हैं? आर्थिक क्रियाएं। प्राथमिक व्यवसाय की श्रेणी में कौन से कार्य आते हैं? आखेट, भोजन संग्रहण, मछली पालन, कृषि व खनन। द्वितीयक व्यवसाय की श्रेणी में कौन से कार्य आते हैं? कच्चे माल से उपयोगी वस्तुएं बनाना या उद्योग या विनिर्माण उद्योग आदि आते हैं। तृतीयक व्यवसाय की श्रेणी में कौन से कार्य आते हैं? बैंक, परिवहन, बीमा, संसार आदि। सरकार के द्वारा आम जन के कौशल हेतु कौन से प्रयास किए जा रहे हैं? तो उद्यमिता विकास कार्यक्रम, उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम, व्यवसायिक कौशल विकास कार्यक्रम, औद्योगिक प्रेरक अभियान आदि। आकार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग या वृहत उद्योग। अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से चलाए जाने वाले उद्योग क्या कहलाते हैं? कुटीर उद्योग या घरेलू उद्योग कहलाते हैं। 10 से 100 व्यक्ति जिस उद्योग में कार्य करते हैं वो लघु उद्योग कहलाता है। कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कृषि आधारित उद्योग, समुद्र आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग व वन आधारित उद्योग। हमारी सरकार के द्वारा हथकरघा उद्योग के लिए कौन सी परियोजना संचालित की जा रही है? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। मेरिनो खादी के लिए चर्चित हैं जैसलमेर व जोधपुर। बरड़ी किस स्थान के लिए प्रसिद्ध है? जैसलमेर की। ऊनी कंबल के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बीकानेर। राजस्थान की पहली टेक्सटाइल मिल कहाँ खोली गई? ब्यावर अजमेर में 1889 में। वस्त्र नगरी व राजस्थान का मैनचेस्टर के नाम से उपनाम से भीलवाड़ा को जाना जाता है। राज्य का पहला सीमेंट कारखाना कहाँ खोला गया? लाखेरी बूंदी में 1915 में। भारत में सर्वप्रथम सीमेंट का कारखाना कहाँ पर खोला गया? मद्रास चेन्नई में 1904 में। राजस्थान में पहली शक्कर मिल कहाँ पर खोली गई? भोपाल सर चित्तौड़गढ़ 1932 में। राज्य का सबसे बड़ा सेंस स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स सीतापुरा जयपुर में है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में।
खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है? झुंझुनू में। नेक्स्ट पार्ट आता है जनसंख्या। भारत में पहली जनगणना कब की गई? 1872 में। भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई? 1881 में। 1881 में। भारत की जनगणना कराने का कार्य किसके पास है? भारतीय जनगणना विभाग के पास में है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत राज्य में निवास करता है? तो 5.7% लोग राजस्थान में निवास करते हैं देश की कुल जनसंख्या के। राजस्थान का घनत्व कितना है? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राज्य की जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग जयपुर में निवास करता है? 10%। किसी निश्चित अवधि के बाद में जनसंख्या में आया बदलाव क्या कहलाता है? जनसंख्या परिवर्तन कहलाता है। जनसंख्या राजस्थान की वृद्धि दर 21.31% है। राज्य के किस जिले में पिछली जनगणना के मुकाबले सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई है? तो श्रीगंगानगर में 10%, जबकि बाड़मेर में 32.5%। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 17.6% है, जबकि राजस्थान की है वो 21.31% है। राजस्थान के कितने जिलों में जनसंख्या वृद्धि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर से भी कम है? तो ऐसे 8 जिले आते हैं जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर 17.6 से कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में लिंगानुपात है 928। 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात है 888। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में साक्षरता है 66.11%। राज्य में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत कोटा की है 76.6%। राज्य में सबसे कम साक्षरता प्रतिशत है वो जालोर की है 54.9%। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो मीणा की। राजस्थान में सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? भील। राजस्थान में सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? बारा में जो सहरिया जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट पार्ट आता है पर्यटन और परिवहन। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? अतुल्य भारत। राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC की स्थापना कब की गई? 1979 को। राजस्थान का पर्यटन प्रतीक किसे माना जाता है? भारत का अतुल्य राज्य। धार्मिक तीर्थ स्थल कोलायत कहाँ पर है? बीकानेर में। श्रीनाथ जी की धार्मिक तीर्थ स्थल कहाँ पर है? नाथद्वारा राजसमंद में। एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है? उदयपुर में। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ है? बांसवाड़ा में। राज्य के प्रमुख जैन मंदिर कौन कौन से हैं? उसमें ऋषभदेव जी का मंदिर उदयपुर में है। देलवाड़ा का मंदिर सिरोही में है। रणकपुर का मंदिर पाली में है। श्री महावीर जी कहाँ पर स्थित हैं? श्री महावीर जी का जो मंदिर है सवाई माधोपुर में है। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? 1989 को। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में कौन सी रेलगाड़ी चलाई जा रही है? रॉयल्स राजस्थान ऑन व्हील्स। राजस्थान का सबसे व्यस्त व महत्वपूर्ण राजमार्ग कौन सा है? तो NS 8 पुराना वाला जो व्यस्ततम राजमार्ग था। राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पुराने नंबर के हिसाब से सबसे लंबा था। राज्य के कौन से राजमार्ग गुजरात के कांडला बंदरगाह से जुड़े हुए हैं? तो NS 14 और 15 दोनों ही पुराने नंबर वाले जो हाईवे है जो कांडला बंदरगाह से जुड़े हुए। भारत में सड़कों के विकास के लिए कौन सी महत्वपूर्ण परियोजना चलाई जा रही है? भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना का कितना हिस्सा राजस्थान से होकर गुजरेगा? 1500 किलोमीटर। भारत में पहली बार रेल सेवा कब शुरू हुई? तो भारत में हुई थी 1853 में महाराष्ट्र के बम्बई से ठाणे के बीच में। राजस्थान में पहली बार रेल सेवा कब शुरू हुई? 1874 ईस्वी में बांदीकुई दौसा से आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश तक। राज्य में रेलमार्ग की कुल लंबाई 6000 किलोमीटर पुराने आंकड़ों के हिसाब से। राज्य का रेल परिवहन राज्य के कौन से मंडल में स्थित है?
उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल में स्थित है। इसका मुख्यालय जयपुर में है। राज्य की सबसे पहले मेट्रो सेवा कहाँ शुरू हुई? जयपुर में जून 2015 में। राज्य का सबसे व्यस्ततम व अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर। राज्य में सैनिक व नागरिक महत्व का हवाई अड्डा कौन सा है? रातानाडा जोधपुर। नेक्स्ट पार्ट आता है समकालीन भारतीय समाज। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के कितने लोग शहरों में निवास करते हैं? 31.16% लोग हैं वो शहरों में निवास करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता प्रतिशत कितनी है? महिला साक्षरता प्रतिशत भारत की कितनी है? तो 65.46%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की पुरुष साक्षरता कितनी है? 82.14%। महिला है साक्षरता 65.46%, जबकि पुरुष साक्षरता है वो 82.14%। राजस्थान की महिला साक्षरता 2011 के अनुसार है 52.10% और राजस्थान की पुरुष साक्षरता 2011 के अनुसार है 79.02%। भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग कार्यशील जनसंख्या जो 15 से 59 वर्ष के बीच में आती है, तो वो 60.29% जनसंख्या कार्यशील है। किसी वस्तु का एक उत्पादक के रूप में रूपांतरण करना ऐसी सेवा या क्रियाकलाप जिसका आर्थिक मूल्य हो, जिसका बाजार में व्यापार हो सकता हो, बाजारीकरण कहलाएगा। नेक्स्ट पार्ट है सामाजिक न्याय। ऐसी धारणा जो बिना किसी बात को जाने केवल सुनी सुनाई बातों पर आधारित हो, वो पूर्वाग्रह कहलाता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में संशोधन कब हुआ? तो ये 1989 में हुआ। अवसरों में असमानता के पीछे इसका मुख्य कारण क्या है? भेदभाव। समाज में आर्थिक असमानता का मुख्य कारण क्या है? अवसरों की असमानता। नेक्स्ट पार्ट आता है विकास की अवधारणा। वार्षिक मानव विकास सूचकांक के आधार पर मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP 1990 से लगातार ये रिपोर्ट जारी करता है। राष्ट्रीय आय में देश की जनसंख्या का भाग देने पर क्या ज्ञात होता है? प्रति व्यक्ति आय। किसी देश की नागरिकों की औसत आयु क्या कहलाती है? जीवन प्रत्याशा। भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग क्या कहलाता है? सतत विकास। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा संविधान। किसी राज्य में शासन व्यक्ति व उसके आपसी संबंधों को निर्देशित करने वाले नियम और कानूनों का संग्रह क्या कहलाता है? संविधान। संविधान कितने प्रकार का हो सकता है? लिखित व अलिखित संविधान। किस देश का संविधान अलिखित है? ब्रिटेन का। भारत का राजनीतिक भविष्य भारतीय स्वयं बनाएंगे, ये कथन महात्मा गांधी का है। राजस्थान में कितने सदस्य संविधान सभा के लिए चुने गए? 14। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। इसमें शशिनानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। भारतीय संविधान को तैयार होने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को पहला संविधान दिवस 2015 को मनाया गया। मूल भारतीय संविधान का विस्तार कितना है? एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद व 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, जबकि वर्तमान में 2013 के आंकड़ों के अनुसार एक प्रस्तावना, 465 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। संविधान का सार किसे कहते हैं? प्रस्तावना को। मौलिक अधिकार व स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा किस देश से हमारे संविधान में शामिल की गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से हमारे संविधान में शामिल किए गए? आयरलैंड से। भारत की संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। संविधान द्वारा नागरिकों के व्यक्तित्व के पोषण और शोषण से मुक्ति के लिए कौन से अधिकार दिए हैं? तो वो 6 मौलिक अधिकार दिए हैं। हमारे संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य दिए? 11। हमारे संविधान में भारत को
किस इकाई के रूप माना है राज्यों का संघ। सरकार का वह अंग जो कानून बनाता है क्या कहलाता है व्यवस्थापिका। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे मौलिक कर्तव्य अधिकार। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। खुद के लाभ के लिए दूसरों से जबरदस्ती करवाना क्या कहलाता है शोषण। मौलिक अधिकारों के हनन होने पर न्यायालय की शरण में जाने पर अधिकार कौन से मौलिक अधिकार मिलता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार में। किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत किसी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे शारीरिक श्रम नहीं करवाया जा सकता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट पार्ट है संघीय सरकार। जब किसी देश की शासन की शक्तियां राज्यों व केंद्र के बीच स्पष्ट रूप से विभाजित हो उसे क्या कहते हैं संघीय शासन व्यवस्था। भारत में शासन का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है राष्ट्रपति। संसद की बैठक आयोजित करने व पहली बैठक को सबसे पहले संबोधित करने का अधिकार किसे है राष्ट्रपति को। हमारी संघीय व्यवस्थापिका कौन है संसद। हमारी संसद के कितने भाग है लोकसभा व राज्यसभा। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है तो 552। वर्तमान में लोकसभा सदस्य संख्या 545 है। लोकसभा सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अस्थायी सदस्य सदन कौन सा है लोकसभा। संसद का कौन सा सदन निम्न सदन के नाम से जाना जाता है लोकसभा। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। संसद का कौन सा भाग उच्च सदन कहलाता है राज्यसभा। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है 6 वर्ष का। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 30 वर्ष। राजस्थान में राज्यसभा के अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित की गई है जबकि राज्यसभा में कितने सदस्यों का निर्वाचन होता है तो 238 का। संसद के किस सदन को स्थायी सदन कहा है राज्यसभा को। संसद का प्राथमिक कार्य क्या है कानून बनाना। संसद के समक्ष बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कार्यपालिका के द्वारा। राष्ट्रपति पद हेतु आवश्यक न्यूनतम आयु सीमा है 35 वर्ष। किसे भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है राष्ट्रपति को। जिस माध्यम से संसद राष्ट्रपति उच्च एवं उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं महाभियोग लगाकर। राष्ट्रपति के कार्यों व शक्तियों को कितने भागों में बांटा गया है 2 भागों में। एक तो सामान्यकालीन शक्तियां एक आपातकालीन शक्तियां। देश का दूसरा सर्वोच्च पद कौन सा है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के पद हेतु आवश्यक न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है। किसे भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है राष्ट्रपति को। किस माध्यम से संसद राष्ट्रपति उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है महाभियोग लगा कर। राष्ट्रपति कितने प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है युद्ध की स्थिति में संवैधानिक संकट में और वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री एवं उप मंत्रियों का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है मंत्री परिषद कहलाता है। केवल कैबिनेट मंत्रियों का गठन होता है मंत्रिमंडल कहलाता है। प्रधानमंत्री पद हेतु आवश्यक न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष है। पानी नेक्स्ट पार्ट है कानून एवं भारतीय न्यायपालिका। वाहन चलाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है 18 वर्ष। परंपराओं रीति रिवाजों व धार्मिक मान्यताओं पर आधारित कानून क्या कहलाते हैं सामाजिक कानून।
विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून राष्ट्रीय कानून कहलाते हैं। संप्रभु राष्ट्रों के आपसी संबंधों को संचालित करने वाले कानून क्या कहलाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय कानून। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? 12 अक्टूबर 2005 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू किया था सूचना का अधिकार। हमारे देश के किस प्रकार की न्याय व्यवस्था है? एकीकृत न्याय व्यवस्था है। न्यायपालिका में राष्ट्रीय स्तर पर किसका प्रावधान किया गया है? सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय जो दिल्ली में है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते किस निधि से जारी किए जाते हैं? संचित निधि से किए जाते हैं अनुच्छेद 266 के तहत। राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर है। राजस्थान का उच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ जो बच कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस अधिकतम आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है वो 62 वर्ष तक रह सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह से करते हैं? संबंधित राज्यपाल व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह से करते हैं। राज्य में ग्राम न्यायालयों की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई? ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के तहत की गई। राजस्थान का पहला ग्राम न्यायालय कहाँ पर खोला गया? बस्सी जयपुर में। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र देना क्या कहलाता है? याचिका कहलाती है। निचली अदालत से फैसले के विरुद्ध ऊपरी अदालत में पुनः विचार हेतु जाना क्या कहलाता है? अपील। नेक्स्ट पार्ट आता है राष्ट्रीय सुरक्षा। किसी राष्ट्र के निर्माण के लिए कितने तत्वों का होना आवश्यक है? भूमि, संसाधन, संप्रभुता व सरकार। इन 4 तत्वों का होना आवश्यक है। भूमि, जनसंख्या, संप्रभुता व सरकार। राष्ट्रीय सुरक्षा के कितने प्रकार हैं? 2 है, बाह्य सुरक्षा व आंतरिक सुरक्षा। भारतीय सेना के कितने अंग हैं? थल सेना, जल सेना, वायु सेना। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। प्रथम परमवीर चक्र किसे मिला? मेजर सोमनाथ शर्मा को 1947 को। भारत की थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। भारत की जल सीमा की लंबाई कितनी है? 7,516 किलोमीटर। युद्ध के दौरान प्रशासन एवं नागरिकों का द्वारा अपने घरों एवं ऑफिस में अंधेरा रखना क्या कहलाता है? ब्लैक आउट। सैन्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी किससे जोड़ सकते हैं? एनसीसी व स्काउट गाइड से। नेक्स्ट पार्ट आता है इतिहास के संबंधित। मुगल साम्राज्य का पतन और 18वीं सदी का भारत। किस मुगल शासक ने अंग्रेजों के प्रभुत्व को स्वीकार करते हुए संधि कर ली? शाह आलम द्वितीय ने। मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? औरंगजेब की धार्मिक नीति, मुगल मराठा एवं मुगल राजपूत नीतियां। किसने मुगल सत्ता के खिलाफ स्वयं को स्वतंत्र घोषित करते हुए चिक्का भी चलाया? बंदा बहादुर ने। मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की? शिवाजी ने की। मराठा शक्ति का विकास किसके काल में हुआ? पेशवा बाजीराव के काल में। जाट साम्राज्य की स्थापना किसने की? बदन सिंह ने। जाटों की शक्ति का विकास किसके काल में हुआ? महाराजा सूरजमल के काल में। इन्होंने भरतपुर को अपनी राजधानी बनाया था। बंगाल राज्य की स्थापना किसने की? बंगाल राज्य की स्थापना है मुर्शिद कुली खान ने की। बंगाल राज्य की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने की। मराठों के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए किस राजपूत शासक ने 1734 में हुरड़ा सम्मेलन आयोजित किया? तो सवाई जयसिंह ने ये किया। मुगलों से जोधपुर को छीन किसने लिया था? तो जोधपुर को अजीत सिंह छीन लेते हैं मुगलों से। जयपुर में हवा महल का निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया। गंधर्व बाईसी जैसे विद्वान किस शासक के दरबार में रहते थे? प्रताप सिंह के। मराठों के द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? सौथ। मराठा क्षेत्र के शासकों से लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? सरदेशमुखी।
राजस्थान के किस शासक ने यशवंत राय होलकर की सहायता की थी? तो भरतपुर नरेश रणजीत सिंह ने। नेक्स्ट पार्ट आता है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध में सबसे बड़ी व देशव्यापी क्रांति कब हुई? 1857 में। गौ निषेध नीति किसने बनाई? लॉर्ड डलहौजी ने। क्रांति काल में किन साहित्यकारों ने देशभक्ति की अलख जगाने का कार्य किया? बांकीदास जोधपुर के, सूर्यमल मिश्रण बूंदी के और भारत जैसलमेर के। अंग्रेजों की सावनी लूटने वाले क्रांतिकारी कौन थे? जवाहर जी व डोंगर जी। किस रियासत ने जवाहर जी को शरण दी थी? तो बीकानेर रियासत है जवाहर जी को शरण देते हैं। 1857 की क्रांति की योजना किसने बनाई? नाना साहब पेशवा तथा उसके सहयोगी अजीमुल्ला और रंगाजी बापू ने बनाई। क्रांति के लिए कौन सा दिन तय हुआ? 31 मई 1857 को। क्रांति का प्रतीक क्या था? कमल का फूल व रोटी। कानपुर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब व तात्या टोपे ने। अवध की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने है जो झांसी का नेतृत्व किया था। और बिहार की क्रांति का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया। असम में क्रांति का नेतृत्व है दीवान मणिराम व कंदरपेश्वर सिंह ने किया। उड़ीसा में क्रांति का नेतृत्व है सुरेंद्र शाही व उज्जवल शाही ने किया। क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। तो कानपुर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब व तात्या टोपे ने किया था। अवध में क्रांति का नेतृत्व है बेगम हजरत महल ने किया था। झांसी में क्रांति का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने। और बिहार में क्रांति का नेतृत्व है बाबू कंवर सिंह ने किया था। असम में क्रांति का नेतृत्व दीवान मणिराम व कंदरपेश्वर सिंह ने किया था। और उड़ीसा में क्रांति का नेतृत्व सुरेंद्र शाही व उज्जवल शाही ने। और क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? नसीराबाद से। 28 मई को सलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा कहां पर लगाया गया? एरिनपुरा। एरिनपुरा के सैनिकों की भेंट किस स्थान पर हुई? ठाकुर खुशहाल सिंह ने हुई खेरवा में। ठाकुर खुशहाल सिंह कहां के ठाकुर थे? आहुआ के। खुशहाल सिंह के नेतृत्व में किस स्थान पर क्रांतिकारियों ने जोधपुर की सेना को हराया? बिथोड़ा नामक स्थान पर। किस अंग्रेज जनरल का सिर आहुआ के किले पर लटका दिया? मैक मोशन का। किस अंग्रेज जनरल का सिर काटकर कोटा के सड़कों पर घुमाया गया? मेजर बटन का। कोटा के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया? जयदयाल व मेराम खां ने। राजपूताने का कौन सा शासक अपनी सेना राज्य के बाहर क्रांतिकारियों के विरुद्ध लेकर गया? बीकानेर का शासक। किसे राजस्थान का दूसरा भामाशाह कहा जाता है? अमरचंद बाठिया। इन्होंने तात्या टोपे को अपनी सारी संपत्ति देने का प्रस्ताव रखा था। आहुआ की कुलदेवी कौन है? सुगाली माता। इन्हें नेतृत्व की देवी कहा जाता है। किस देवी की प्रतिमा में 10 सिर व 54 हाथ है? सुगली माता के। क्रांति के बाद किन्हें सबसे अधिक अंग्रेजों का प्रतिरोध सहना पड़ा? सामंतों को। किस गवर्नर जनरल ने भारतीयों की आवाज उठाने के लिए कांग्रेस गठन की मंजूरी दी? लॉर्ड डफरिन ने। किसने अंग्रेजों के विरुद्ध अपने तर्कों से 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह साबित किया? वीर सावरकर ने। नेक्स्ट पार्ट आता है आधुनिक भारत में होने वाले वैचारिक परिवर्तन व समाज सुधार। सती प्रथा के खिलाफ मुहिम किसने छेड़ी? कलकत्ता के राजाराम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज का गठन किसने किया? राजाराम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज का नाम बदलकर क्या रखा? ब्रह्म समाज रखा, ब्रह्म सभा का नाम बदलकर। सती प्रथा के खिलाफ कानून कब बना? तो 1829 में। विधवा पुनर्विवाह का प्रबलन समर्थन किसने किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब बना? 1856 में। सत्य शोधक समाज का गठन किसने किया? ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले ने किस पुस्तक की रचना की? गुलामगिरी की। ज्योतिबा फुले ने किस कुरीति के खिलाफ जन चेतना फैलाने का कार्य किया?
जातिगत भेदभाव। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक कौन थे? मेहद अहमद खां। मुसलमानों की शिक्षा की मुख्य धारा में लाने का श्रेय शहीद अहमद खां को है। साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किसने किया? सैयद अहमद खां ने किया। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस ने इन्हें क्या नाम दिया? विविदिशानंद। खेतड़ी के महाराजा ने विविदिशानंद को किस नाम से संबोधित किया? विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? विवेकानंद ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी का विकास किसने किया? श्रीमती एनी बेसेंट। बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? श्रीमती एनी बेसेंट। बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? श्रीमती एनी बेसेंट। जयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1883 ईस्वी में। संप सभा का गठन किसने किया? गोविंद गुरु ने। सूर्य भगत सूरजमल दास ने किस में जन चेतना फैलाने का कार्य किया? जनजाति वर्ग में। बूंदी में सती प्रथा पर रोक कब लगाई? बूंदी में सती प्रथा पर रोक है वो 1822 में। कोटा में कन्या वध पर रोक लगाते हैं 1834 में। जोधपुर में त्याग प्रथा पर रोक लगाते हैं 1841 में। जयपुर में मानव व्यापार पर रोक लगाते हैं 1847 में। उदयपुर में डाकन प्रथा पर रोक लगाते हैं 1853 में। राजपूत हितकारिणी सभा का गठन कब हुआ? 1889 में अजमेर में। राजपूत हितकारिणी सभा का गठन कब हुआ? 1889 अजमेर में। राजस्थान में किसके प्रयासों से बाल विवाह के खिलाफ 1829 में शारदा एक्ट बना? अजमेर के हरविलास शारदा। राजस्थान में किसके प्रयासों से बाल विवाह के खिलाफ 1929 में शारदा एक्ट बना? तो वो बना अजमेर के हरविलास शारदा के देखरेख। अलवर में किसने अपने घर के मंदिर के दरवाजे हरिजनों के लिए खोल दिए? तो पंडित हरि नारायण शर्मा ने। नेक्स्ट पार्ट आता है भारत की अर्थव्यवस्था पर अंग्रेजी शासन का प्रभाव। एक देश से दूसरे देश पर सैन्य अधिकार क्या कहलाता है? उपनिवेश कहलाता है। किस पुर्तगाली ने भारत में आने का समुद्री मार्ग खोजा था? वास्को डी गामा ने। 1717 में किस मुगल बादशाह ने 3000 रुपये वार्षिक के बदले पूरे भारत में व्यापार की अनुमति दी थी? तो फर्रुख शेर ने। भारत के साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किन जहाज़ों का प्रयोग किया गया था? ईस्ट इंडियन मैन। अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले संपत्ति निकासी का विरोध किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? इंग्लैंड में। नेक्स्ट पार्ट आता है ब्रिटिश कालीन भारतीय शासन व्यवस्था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटिश काल में भारत कितने प्रांतों में विभक्त थी? 11। किस कमीशन की रिपोर्ट पर ब्रिटिश सेना ने पुनर्गठन में भारतीय सैनिकों का अनुपात घटाया गया? तो पील कमीशन में। भारत में नरम दल को संतुष्ट करने के उद्देश्य से ब्रिटिश संसद के द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861। किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? तो 1909 का भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो के नाम से जाना जाता है। 1909 के सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जनक है मार्ले मिंटो को। किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना हुई? 1935 भारत शासन अधिनियम। किस अधिनियम के तहत ब्रह्मा को भारत से अलग कर दिया गया? 1935 का भारत शासन अधिनियम। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? सारस्वत डिस्कोर्स को। सरकार की शक्तियों को अलग अलग भागों में बांट देना क्या कहलाता है? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। राजपूताने की किस रियासत में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के आधार पर न्याय व्यवस्था लागू की गई? बीकानेर। ऐसे विषयों की सूची जिस पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं क्या कहलाती है? समवर्ती सूची। नेक्स्ट पार्ट आता है राष्ट्रीय आंदोलन। कांग्रेस की पहली बैठक कब आयोजित की गई? 1885 में बम्बई के गोवालिया तालाब इलाके में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। एलेंस ऑक्टेवियस हाइम्स
ने अंग्रेज विरोधी असंतोष को वैधानिक रूप देने के लिए किस संस्था का गठन किया? इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस का गठन कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन बना? व्योम चंद्र बनर्जी। कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी कौन था? A.O. ह्यूम्स। बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अखबारों में कौन से लेख लिखे? केसरी व मराठा। उग्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। होम रूल आंदोलन किसके द्वारा संचालित किया गया? होम रूल आंदोलन किसके द्वारा संचालित किया गया? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बंग भंग कब हुआ? 1905 में। कांग्रेस का जो पक्ष अंग्रेजी पढ़ाई के अलावा हड़ताल, अदालतों व बहिष्कार, आर्थिक बहिष्कार का मार्ग अपनाया, वो गरम दल कहलाए। लाल पाल बाल कौन थे? पंजाब के लाला लाजपत राय, बंगाल के विपिन चंद्र पाल और महाराष्ट्र के थे बाल गंगाधर तिलक। अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर से जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके नेतृत्व में हुआ? जनरल डायर के नेतृत्व में। जनरल डायर की हत्या किसने की? उधम सिंह ने। असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया? मोहनचंद करमचंद गांधी ने 1920 में। सोरा सोरी कांड कब हुआ? 4 फरवरी 1922 को। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? 3 फरवरी 1928 को पहुंचा। 3 फरवरी 1928 को। सोरा सोरी कांड होता है 4 फरवरी 1922 को। साइमन कमीशन का लाहौर में विरोध किसके नेतृत्व में किया? लाला लाजपत राय के नेतृत्व में। लाला लाजपत राय की मृत्यु किसकी लाठियों से हुई थी? सैंडर्स की। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह व उसके साथियों ने सैंडर्स की हत्या कर दी थी। भगत सिंह व उसके साथी सुखदेव राजगुरु को फांसी पर कब लटकाए गए? तो वो 23 मार्च 1931 को। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद कब शहीद हुए? 27 फरवरी 1931 को। गांधी जी ने स्वीज्ञा अवज्ञा आंदोलन कब चलाया? सविनय अवज्ञा 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अगस्त क्रांति के नाम से। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में। अमर शहीद हेमू कालानी को फांसी कब हुई? 21 जनवरी 1943 को। 21 जनवरी 1943 को। विनायक दामोदर सावरकर की रचना कौन सी है? स्वतंत्रता है समर। सावरकर किस जहाज से अंग्रेजों को सकमा देकर भाग निकले? मारिया जहाज से। किस स्वतंत्रता सेनानी को 2 आजन्म कारावास की सजा देते हुए अंडमान व निकोबार जेल भेजा गया? विनायक दामोदर सावरकर को। 1943 में आजाद हिंद फौज की कमान किसने संभाली? सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमयी मृत्यु कब हुई? 18 अगस्त 1945 को। अंग्रेजों ने देश का विभाजन कब किया? 14 अगस्त 1947 को। बिजोलिया में किसानों को कितने प्रकार का कर देना पड़ता था? 84। बिजोलिया में सर्वप्रथम विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? साधु सीताराम दास के नेतृत्व में। और प्रतापगढ़ में हरिजन सेवा समिति का गठन किसने किया? प्रतापगढ़ में हरिजन सेवा समिति का गठन है वो अमृतलाल ने किया। वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की? वर्धमान विद्यालय की स्थापना है वो अर्जुन लाल सेठी ने की। केसरी सिंह बाट का जन्म कहाँ हुआ? देवपुरा भिलवाड़ा में। चेतावनी सुंगटिया किसकी रचना है? केसरी सिंह बाट की। तुम कहते हो मेरी माँ के लिए कि रोती हैं, पर मैं दूसरी सैकड़ों माताओं को रोहाना नहीं चाहता हूँ। ये बात किसने कही? तो प्रताप सिंह बारठ ने कही। दिल्ली के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के जुलूस पर बम किसने फेंका? जोरावर सिंह बारठ ने। अमरदास वैरागी के रूप में कौन क्रांतिकारी जाना जाता है? जोरावर सिंह बारठ। साफेकर बंधुओं के द्वारा किस अंग्रेज की हत्या कर दी थी? प्लेइंग कमीशन की। आज़ादी से पहले भारत में कितनी रियासतें थी? 562 रियासतें। भारतीय संविधान
सभा का गठन हुआ 1946 में। संविधान सभा में सदस्य 389। संविधान सभा में सबसे पहले प्रतिनिधि किस शासक ने भेजे? बीकानेर के शार्दुल सिंह ने। और पाकिस्तान के भारत से अलग होने के बाद में संविधान सदस्य रहे 299। नई भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष हुआ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा ने अपने काम को कितनी समितियों में बांटा? 17। संविधान को अंगीकृत, आत्मप्रत व अधिनियमित किया गया 26 नवंबर 1949 को। भारत के संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। रियासती विभाग की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई? सरदार वल्लभ भाई पटेल के। मेवाड़ के किस महाराणा ने पाकिस्तान में शामिल होने को स्पष्ट मना कर दिया? भूपाल सिंह ने। किस रियासत की प्रजा ने राजा के विरुद्ध विद्रोह करके भारत में शामिल होने की मांग की? जूनागढ़। स्वतंत्रता के समय कौन सी रियासतें स्वतंत्र अस्तित्व रखती थी? जूनागढ़, हैदराबाद व कश्मीर, ये जो स्वतंत्र अस्तित्व साथी थी। लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? सरदार पटेल। भारत व पाकिस्तान की 20 सीमा निर्धारण किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? रेडक्लिफ ने। पूर्वी पाकिस्तान के स्थान पर बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? 1971 को। योजना आयोग का कब गठन किया गया? 1950 में। पाकिस्तान से भारत की कितनी बार प्रत्यक्ष जंग लड़ी गई? 1948, 65 और 1971, 1999 में। योजना आयोग का उद्देश्य क्या है? भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का लागू करना। भारी उद्योगों पर किस पंचवर्षीय योजना में बल दिया गया? द्वितीय में। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो 2015 में। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया बनते हैं। अरविंद पनघड़िया का संबंध भीलवाड़ा से है। नीति आयोग का अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री बनता है। और डॉक्टर राजीव कुमार ने 1 सितंबर 2017 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष का पद ग्रहण किया था। राजीव कुमार। फिर राज्यों की सीमा तय करने के लिए किस आयोजन का गठन किया जाता है? राज्य पुनर्गठन आयोग का। मद्रास का नया नाम है तमिलनाडु, मैसूर का नाम है कर्नाटक। पंजाब व हरियाणा अलग राज्य कब बने? 1966 को। मत्स्य संघ की राजधानी अलवर। मत्स्य संघ का नामकरण किसकी सिफारिश पर किया? के.एम. मुंशी। संयुक्त राजस्थान की राजधानी कौन सी थी? कोटा। संयुक्त राजस्थान में उदयपुर के विलय होने के बाद उसका राज प्रमुख किसे कहा जाता है? महाराणा भूपाल सिंह। संयुक्त राजस्थान में उदयपुर के विलय होने के बाद उसका प्रधानमंत्री कौन होता है? संयुक्त राजस्थान में जब उदयपुर विलय होता है तो माणिक्यलाल वर्मा उसके जो प्रधानमंत्री बनते हैं। वृहद राजस्थान की राजधानी जयपुर को बनाते हैं। वृहद राजस्थान का महाराज प्रमुख है महाराणा भूपाल सिंह को बनाया जाता है। वृहद राजस्थान का राज प्रमुख है वो मान सिंह को बनाया जाता है। वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया जाता है। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र राजस्थान में मिलाया गया? सुनेल टप्पा क्षेत्र। और राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश को दे दिया गया? सिरोंज, जो झालावाड़ का है। राजस्थान का एकीकरण कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान दिवस मनाया जाता है 23। राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च। फिर है हमारे गौरव नेक्स्ट पार्ट है। संत बधाई का जन्म कब हुआ? 1148 में लाहौर में। संत बधाई की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज रासो को। संत बधाई के पिता का क्या नाम है? राव वैण। और ब्रह्मगुप्त का जन्म स्थान कौन सा है? भीनमाल, जालोर, 598। भीनमाल, जालोर। ब्रह्मगुप्त की प्रसिद्ध रचना है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत व खंड खद्गम। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत व खंड खद्गम। ब्रह्मगुप्त के अध्ययन क्षेत्र में कौन कौन से थे? ज्योतिष व खगोल विज्ञान। और विश्व का प्रथम शल्य चिकित्सक किसे माना जाता है? महर्षि सुश्रुत को। सुश्रुत का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? सुश्रुत संहिता। श्रीनिवास रामानुज का अध्ययन क्षेत्र क्या था? गणित। श्रीनिवास रामानुजन ने किसके साथ लंदन में शोध कार्य किया? जी.एस. हार्डी। महाकवि माद का जन्म स्थान है भीनमाल, जालोर। महाकवि माद की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? शिशुपाल वध।
महाकवि माद के पिता का नाम दत्तक, महाकवि माद की माता का नाम मालन, मालन देवी। सूत्रधार मंडन का कार्य क्षेत्र कौन सा है? वास्तु शास्त्र। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके निर्देशन में हुआ? सूत्रधार मंडन के निर्देशन में। मंडन के पिता का नाम है क्षेत्राज्ञ खेता। महर्षि पाराशर की रचना किसने की थी? तो कृषि पाराशर। महर्षि पाराशर की रचना है कृषि पाराशर। महर्षि पाराशर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो पुष्कर में। कृषि शास्त्र का प्रवर्तक किसे माना जाता है? महर्षि पाराशर को। महाराणा प्रताप का दरबारी कवि कौन था? शक्रपाणि मिश्र। शक्रपाणि मिश्र की रचनाएं कौन सी है? विश्व वल्लभ, मूर्तमाला, व्यवहारादर्श व राज्याभिषेक पद्धति। शक्रपाणि मिश्र किसके प्रभावित होते हैं? तो ब्राह्मीर से ये प्रभावित होते हैं। शक्रपाणि मिश्र ने भूमिगत जल बताने वाली पद्धति का नाम बताया हरवा। शक्रपाणि मिश्र के पिता का क्या नाम है? उग्र मिश्र। जलाशय व जल स्रोतों में विशिष्ट ज्ञान का ज्ञाता किसे माना जाता है? शक्रपाणि मिश्र को। सारंगधर किसके दरबारी थे? तो हमीर रणथंभौर वालों के जो दरबारी थे वो सारंगधर थे। सारंगधर ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया? संगीत के क्षेत्र में। सारंगधर की रचनाएं कौन सी है? तो सारंगधर पद्धति इसकी रचना है। तो इस तरह हमने कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक आज कवर की है और अगले वीडियो में हम नेक्स्ट कोई बुक और कवर करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को बार बार पढ़कर देखकर कंठस्थ करें ताकि अपन रीट में सबसे आगे रहें और हम हमारा लक्ष्य प्राप्त कर पाएं। धन्यवाद।